हेलो फ्रेंड्स, नवोदयंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का, जिसके अंतर्गत आज हम उदारवादी और उग्रवादी चरण का अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास मुख्यतः किन 3 चरणों में हुआ था? तो किन 3 चरणों में हुआ है? उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण, उग्रवादी चरण या गरम दल, या फिर क्रांतिकारी चरण और गांधी युग। अगला प्रश्न है, प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम क्या हैं? तो प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दीन शाह वाचा और राज बिहारी बोस आदि लोग नरमपंथी नेताओं में गिने जाते हैं। इन नरमपंथी नेताओं की जो राजनीति थी उसे ही हम उदारवादी राजनीति के नाम से जानते हैं और इन नेताओं को हम उदारवादी नेता के नाम से जानते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की ब्रिटिश समिति कब बनाई गई थी? तो कांग्रेस की ब्रिटिश समिति 1889 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, नरमपंथियों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? नरमपंथियों की सबसे बड़ी उपलब्धि साम्राज्यवाद की सशक्त आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करना ही नरमपंथियों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक रमेश चंद्र दत्त ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी इस प्रथम पुस्तक का क्या नाम था? तो इस प्रथम पुस्तक का नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी रचना है? रमेश चंद्र दत्त की। अगला प्रश्न है, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल की स्थापना किसने की थी? बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना आचार्य पीसी राय ने की थी। अगला प्रश्न है, किस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में उल्लिखित किया है? तो सर ब्लूमफील्ड फुलर ने किया है। बंगाल विभाजन के समय सर ब्लूमफील्ड फुलर ने मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में उल्लिखित किया था। अगला प्रश्न है, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना प्रमुख लक्ष्य क्या घोषित किया था? तो कौन सा किया था? स्वराज। स्वराज पाना ही कांग्रेस का प्रमुख लक्ष्य है। ये घोषणा की गई थी 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा था? स्वदेशी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था। अगला प्रश्न है, बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का निर्माण किसने किया? बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का निर्माण सर गुरुदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? गुरुदास बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, उग्रवादी चरण से, जिसे हम गरमपंथी चरण या क्रांतिकारी चरण के रूप में जानते हैं, जिसका समय है 1905 से 1919, जबकि उदारवादी चरण
1885 से 1905 तक माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उग्रवादी की मशाल जलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में उग्रवादी नहीं आया होगा, उग्रवाद की मशाल जलाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना ही होगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो भारत में उग्रवाद की मशाल जलाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है, जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक अधिकारों के लिए हमें लड़ना ही होगा। अगला प्रश्न है, युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया है? तो इन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति बताया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो गर्मपंथियों का मानना था कि उदारवादियों की राजनीति भिक्षावृत्ति के समान थी। अगला प्रश्न है, अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए तिलक ने किस समाचार पत्र का सहारा लिया था? तो अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए तिलक ने केसरी नामक समाचार पत्र का सहारा लिया था। अगला प्रश्न है, अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए बिपिन चंद्र पाल ने किस समाचार पत्र का सहारा लिया था? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र का सहारा लिया था। प्रमुख गर्मपंथी नेताओं की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष को प्रमुख गर्मपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1896-97 और 1899 और 1900 के बीच बम्बई व आसपास के क्षेत्रों में किस बीमारी का प्रकोप फैला था? तो किस बीमारी का प्रकोप फैला था? प्लेग का प्रकोप फैला था। अगला प्रश्न है, प्लेग से लगभग कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? प्लेग से लगभग 1,73,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, प्लेग हमारे लिए सरकारी प्रयत्नों से कम निर्दयी नहीं है, ये किसने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम एवं विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासन में पारित हुए थे? तो ये लॉर्ड कर्जन के शासन में पारित हुए थे। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम और विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुए थे। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? तो राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता ही स्वराज का अर्थ था। अगला प्रश्न है, स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन किसका उद्देश्य था? तो ये उदारवादियों का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा किसने दिया था? तो स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता नगर निगम अधिनियम कब पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1899 में पारित किया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश कब दिया? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश कब दिया? तो वर्ष 1905 में दिया था। अगला प्रश्न है, पंजाब तथा अवध में किसके काल में बटाईदारों को मालिकाना हक प्रदान किए गए? तो पंजाब व अवध में बटाईदारों व मालिकाना हक प्रदान किए गए। तो लॉर्ड लॉरेंस के समय में पंजाब तथा अवध में किसके काल में बटाईदारों को मालिकाना हक प्रदान किए गए? तो लॉर्ड लॉरेंस के समय में। अगला प्रश्न है,
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया? तो 17 अगस्त 1905 को लिया गया था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया था? तो 17 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न है, बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के किस पत्र में दिया गया था? तो संजीवनी पत्र में दिया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के दिन 16 अक्टूबर को किस रूप में मनाया गया था? बंगाल विभाजन के दिन 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? सरकार ने छात्रों को डराने के लिए कार्लाइल सर्कुलर प्रस्तुत किया था। कौन सा? कार्लाइल सर्कुलर लागू किया था। अगला प्रश्न है, 22 साल में न्यायिक समिति की स्थापना किस नाम से की गई? 22 साल में न्यायिक समिति की स्थापना स्वदेश बांधव समिति के नाम से की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त थे। अगला प्रश्न है, 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न है, हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं। 23 दिसंबर 1907 को ये किसने कहा था? हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं। 23 दिसंबर 1907 को ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? 27 दिसंबर 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष को चुना गया था। अगला प्रश्न है, सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक दुखद है। किसने कहा है? तो ये कहा है एनी बेसेंट ने, क्योंकि सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरमपंथी दल और गरमपंथी दल। इसे हम सूरत या कांग्रेस विभाजन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह थे। अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया। अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी में अलीगढ़ अधिवेशन में कितने सदस्यों की केंद्रीय समिति बनी थी? तो 40 सदस्यों की समिति बनी थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग किस एक्ट के जरिए पूरी की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, फौजदारी संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? फौजदारी संशोधन अधिनियम 1913 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई? तो 1911 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा कार्लाइल सर्कुलर कब लागू किया गया? तो कार्लाइल सर्कुलर 22 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान
एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? स्वदेशी आंदोलन के दौरान एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना कृष्ण कुमार मित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम आचार्य कौन थे? यानी प्रधानाचार्य कौन थे? तो अरविंद घोष थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन अगस्त 1906 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट छात्रवृत्ति किसे दी गई? तो नंदलाल बोस को दी गई थी। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति किसे दी गई थी? तो नंदलाल बोस को दी गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में कब मनाया गया? सर्वप्रथम गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में 1893 में मनाया गया। अगला प्रश्न है, शिवाजी महोत्सव कब मनाया गया? शिवाजी महोत्सव 1895 में मनाया गया। अगला प्रश्न है, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला प्रश्न है, कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। अगला प्रश्न है, 22 जून 1897 में पूना में प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और उनके साथी लेफ्टिनेंट अरेस्ट की हत्या किसने की थी? तो चापेकर बंधुओं ने की थी। अगला प्रश्न है, चापेकर बंधु किन्हें कहा गया है? चापेकर बंधु दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर को कहा गया है। अगला प्रश्न है, आजकल नगर में फैली प्लेग अपनी मानवीय रूपांतरों से अधिक दयालु है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है, सरकार विरोधी ये लेख लिखने के जुर्म में तिलक को क्या सज़ा दी गई थी? तो 18 माह का कठोर कारावास दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1899 ईस्वी में महाराष्ट्र में मित्र मेला नामक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मित्र मेला नामक सोसाइटी की स्थापना सावरकर बंधुओं ने की थी। किसने की थी? सावरकर बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में मित्र मेला का नाम बदलकर क्या रखा गया? 1906 ईस्वी में मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत समाज रखा गया। अगला प्रश्न है, गणेश सावरकर किस संगठन से जुड़े थे? गणेश सावरकर अभिनव भारत समाज से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, सावरकर ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली कहाँ जलाई थी? तो कहाँ जलाई थी? पूना में। अगला प्रश्न है, 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्न वाइडली की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो मदन लाल धिंगड़ा ने की थी। प्रश्न है, 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइडली की गोली मारकर किसने हत्या की? तो मदन लाल धिंगड़ा ने की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज ने किया था। अगला प्रश्न है, मिदनापुर अनुशीलन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1902 में किया गया था। मिदनापुर अनुशीलन समिति का गठन 1902 में किया गया था। अगला प्रश्न है, मिदनापुर अनुशीलन समिति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो खून के बदले खून। मिदनापुर
अनुशीलन समिति का प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न है 1902 ईस्वी में ढाका में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो पुलिन दास ने किया था। अगला प्रश्न है 1905 ईस्वी में कलकत्ता अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो श्री मित्रा ने की थी। अगला प्रश्न है 1902 ईस्वी में भवानी मंदिर पुस्तिका का प्रकाशन किसने किया था? 1902 में भवानी मंदिर पुस्तिका का प्रकाशन बारिंद्र कुमार घोष ने किया था। किसने किया था? बारिंद्र कुमार घोष। अगला प्रश्न है वर्तमान रणनीति, युगांतर और संध्या नामक रचनाएं क्या प्रकट करती थीं? तो अंग्रेजी विरोध की विचार को प्रस्तुत करती थीं। अगला प्रश्न है भारतीय सैनिकों से क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किस पुस्तक में किया गया था? तो भारतीय सैनिकों से क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किस पुस्तक में किया गया था? तो मुक्ति कौन पाए नामक पुस्तक में किया गया था। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी हिंसक घटनाओं का आरंभ कब हुआ? क्रांतिकारी हिंसक घटनाओं का आरंभ 1906 में हुआ था। अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 1908 को किसकी गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस की गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया था। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का उद्देश्य किसकी हत्या करना था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या करना था। दरअसल प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम गिराना चाहते थे, परंतु ये गलती से कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया था। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस के पकड़े जाने पर क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस के पकड़े जाने पर खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई तथा प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है क्रांतिकारियों की इस पीढ़ी में बंगाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? तो हेमचंद कानूनगो थी। अगला प्रश्न है हेमचंद कानूनगो ने बम बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो मणिकतल्ला धार्मिक पाठशाला में किया था। हेमचंद कानूनगो ने बम बनाने का कारखाना मणिकतल्ला धार्मिक पाठशाला में किया था। अगला प्रश्न है बम बनाने वाला मणिकतल्ला का समूह किसकी लापरवाही से पकड़ा गया? तो बारिंद्र घोष की लापरवाही से पकड़ा गया। अगला प्रश्न है मणिकतल्ला के बम निर्माताओं पर कौन सा केस चलाया गया था? तो मणिकतल्ला के बम निर्माताओं पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया था। अगला प्रश्न है मणिकतल्ला बम निर्माताओं के सरकारी गवाह कौन बने? तो नरेंद्र गोसाई बने थे। अगला प्रश्न है नरेंद्र गोसाई की हत्या किसने की थी? नरेंद्र गोसाई की हत्या कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने की थी। नरेंद्र गोसाई की हत्या कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में प्रवेश के समय बम का प्रहार कब किया गया? तो 1912 में किया गया। जिसमें लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उन पर बम का प्रहार किया गया। कब किया गया था? 1912 में। अगला प्रश्न है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में प्रवेश के समय बम का प्रहार घटना में गिरफ्तार आरोपी कौन थे? तो अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास थे। अगला प्रश्न है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में प्रवेश के समय बम प्रहार में सभी को क्या सज़ा दी गई? तो सभी को फांसी की सज़ा दी गई थी। किसे किसे दी गई थी? अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद
और बसंत कुमार विश्वास को फांसी की सज़ा दी गई। अगला प्रश्न है 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस तथा होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस और होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला प्रश्न है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किस पत्र का संपादन किया? तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रतिपादन किया था या संपादन किया था। अगला प्रश्न है 1909 ईस्वी में करजन वायली की हत्या किसने की थी? तो मदनलाल धिंगरा ने की थी। अगला प्रश्न है भीकाजी कामा ने फ्रांस से कौन सा पत्र निकाला था? भीकाजी कामा ने फ्रांस से वंदे मातरम पत्र निकाला था। अगला प्रश्न है 1907 ईस्वी में सर्कुलर ए आज़ादी पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो 1907 में सर्कुलर ए आज़ादी पत्रिका रामनाथपुरी ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है तारकनाथ दास ने कनाडा के वैंकूवर में किसकी स्थापना की थी? तो स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की थी। तारकनाथ दास ने कनाडा के वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है तारक दास ने कौन सा पत्र प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है तारकनाथ दास ने गुरमुखी भाषा में कौन सा अखबार निकाला? तारकनाथ दास ने गुरमुखी भाषा में कौन सा अखबार निकाला? तो स्वदेश सेवक अखबार निकाला था। अगला प्रश्न है अमेरिका सिएटल में तारकनाथ दास व जीडी कुमार ने किसकी स्थापना की थी? तो यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है पश्चिमी अमेरिकी तट पोर्टलैंड में मई 1913 में हिंदू एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी? तो सोहन सिंह भागना व हरनाम सिंह ने की थी। पश्चिमी अमेरिकी तट पोर्टलैंड में मई 1913 में हिंदू एसोसिएशन की शुरुआत सोहन सिंह भागना और हरनाम सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है सोहन सिंह भागना ने लाला हरदयाल के साथ मिलकर 1913 ईस्वी में किस समूह का गठन किया था? तो गदर पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है पहली बैठक में गदर पार्टी का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सोहन सिंह भागना को गदर पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है हरदयाल को गदर पार्टी में कौन सा पद दिया गया? तो लाला हरदयाल को गदर पार्टी में जनरल सेक्रेटरी का पद दिया गया। अगला प्रश्न है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय किस नाम से बनाया गया? तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय युगांतर आश्रम के नाम से बनाया गया। अगला प्रश्न है गदर पत्रिका का प्रारंभ कब किया गया? गदर पत्रिका का प्रारंभ नवंबर 1913 में किया गया था। अगला प्रश्न है गदर पत्रिका का प्रकाशन किन भाषाओं में किया जाता था? गदर पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी, उर्दू और गुरमुखी में किया जाता था। गदर पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी, उर्दू और गुरमुखी में किया जाता था। अगला प्रश्न है 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की प्रथम तथा स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप और ओवेदुल्ला सिंधी ने की थी। अगला प्रश्न है बर्लिन में 1915 ईस्वी में किस योजना के तहत इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई? तो जिम्मरमान योजना के तहत की गई थी। बर्लिन में 1915 ईस्वी में किस योजना के तहत
इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई थी? तो जिमरमान योजना के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त, लाला हरदयाल ने किस विदेशी विभाग से सहयोग लिया था? तो जर्मन विदेशी विभाग से सहयोग लिया था। अगला प्रश्न है, 15 फरवरी 1915 को 5वीं लाइट इन्फेंट्री बटालियन तथा 36वीं सिख बटालियन ने कहाँ पर विद्रोह किया था? तो कहाँ कर दिया था विद्रोह? सिंगापुर में। 15 फरवरी 1915 को 5वीं लाइट इन्फेंट्री बटालियन तथा 36वीं सिख बटालियन ने कहाँ विद्रोह कर दिया था? तो सिंगापुर में विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न है, सिंगापुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंगापुर विद्रोह का नेतृत्व जमादार चिश्ती खान और अब्दुल गनी सूबेदार दाऊद खान ने किया था। जमादार चिश्ती खान, अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खान ने किया था। अगला प्रश्न है, पेशावर से लेकर चटगांव तक के सभी सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना कब की थी? तो 15 फरवरी 1915 की थी। अगला प्रश्न है, पेशावर से लेकर चटगांव तक के सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले के षड्यंत्र के परिप्रेक्ष्य में किनकी गिरफ्तारी हुई थी? तो करतार सिंह सराभा और विष्णु पिंगले की गिरफ्तारी हुई थी। पेशावर से लेकर चटगांव तक के सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले के षड्यंत्र के परिप्रेक्ष्य में करतार सिंह और विष्णु पिंगले की गिरफ्तारी हुई थी। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू केस में किस भारतीय कॉन्ट्रैक्टर के संबंध थे? तो गुरुदत्त सिंह के संबंध थे। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू जहाज 376 भारतीय यात्रियों को लेकर कहाँ के लिए रवाना हुआ था? तो वैंकूवर के लिए रवाना हुआ था। अगला प्रश्न है, वैंकूवर में रहने वाले भारतीय यात्रियों ने किसकी स्थापना की थी? तो शोर कमेटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, शोर कमेटी का नेतृत्व किसने किया था? शोर कमेटी का नेतृत्व हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक व बलवंत सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या किसने की थी? तो अनंत लक्ष्मण कन्हारी ने की थी। 1908 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या अनंत लक्ष्मण कन्हारी ने की थी। अगला प्रश्न है, मैडम भीकाजी रुस्तम KR कामा को अन्य क्या नाम दिया गया? तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि कौन थी? तो मैडम कामा थी। अगला प्रश्न है, 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में कामा ने पहली बार किस रंग का झंडा फहराया था? तो हरा, पीला और लाल रंग का झंडा फहराया था। अगला प्रश्न है, अजीत सिंह ने लाहौर में किस संस्था की स्थापना की? अजीत सिंह ने लाहौर में किस संस्था की स्थापना की? तो अंजुमने मोहिबाने वतन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत माता समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? भारत माता समाचार पत्र अजीत सिंह ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जुलाई 1914 में शुरू हुआ था, जिसमें 2 गुट थे। हम पढ़ें, प्रथम विश्व युद्ध में एक गुट में कौन से देश थे? तो प्रथम गुट में देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जापान, जबकि दूसरे गुट में थे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। तो प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट थे। प्रथम गुट में कौन थे? ब्रिटेन,
फ्रांस, रूस, जापान, और द्वितीय गुट में थे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन क्या था? तो होम रूल लीग प्रथम जन आंदोलन था। अगला प्रश्न है, भारतीय जन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो लोकमान्य तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थी। कौन थी? जोसेफ बैप्टिस्टा। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल लीग का सचिव किसे बनाया गया? इंडियन होम रूल लीग का सचिव NC केलकर को बनाया गया। अगला प्रश्न है, मराठा एवं केसरी समाचार पत्रों का संचालन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संचालन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्रों में किसकी सहायता से होम रूल के विचारों को प्रचारित व प्रसारित किया? तो न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों के नाम से प्रचारित व प्रसारित किया था। अगला प्रश्न है, नेशनल होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? नेशनल होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने अपने किस अनुयायी को संगठन का सचिव नियुक्त किया था? तो जॉर्ज अरुंडले को नियुक्त किया था। एनी बेसेंट ने अपने किस अनुयायी को संगठन का सचिव नियुक्त किया था? तो जॉर्ज अरुंडले को किया था। अगला प्रश्न है, नेशनल होम रूल लीग में प्रसिद्ध वकील रामास्वामी अय्यर को कौन सा पद दिया गया? तो रामास्वामी अय्यर को महासचिव का पद दिया गया। अगला प्रश्न है, नेशनल होम रूल लीग में कोषाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो कोषाध्यक्ष BP वाडिया को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट के लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो लगभग 27,000 थी। अगला प्रश्न है, जुलाई 1916 में तिलक पर राजद्रोहपूर्ण भाषण का आरोप किस अदालत में लगाया गया? तो पूना अदालत में लगाया गया। 1916 में तिलक पर राजद्रोहपूर्ण भाषण का आरोप पूना अदालत में लगाया गया। अगला प्रश्न है, तिलक की जमानत में कितनी राशि देने को कहा गया था? तिलक की जमानत में 20,000 रुपये की राशि देने को कहा गया था। अगला प्रश्न है, तिलक की ओर से ये मुकदमा किसके द्वारा लड़ा गया था? तिलक की ओर से ये मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बहुत बड़ी जीत है एवं होम रूल आंदोलन की बड़ी सफलता, ये किसने कहा था? तो ये गांधी ने कहा है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बहुत बड़ी जीत है एवं होम रूल लीग आंदोलन की बड़ी सफलता है, ये किसने कहा था? तो ये गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी के इस विचार का उल्लेख किस अखबार में किया गया था? गांधी के इस विचार का उल्लेख यंग इंडिया अखबार में किया गया था। अगला प्रश्न है, आयरलैंड के ईस्टर विद्रोह को किसने समर्थन दिया था? आयरलैंड के ईस्टर विद्रोह को एनी बेसेंट ने समर्थन दिया था। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था। 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, वैलेंटाइन रोले ने अपनी किस पुस्तक में तिलक को भारतीय असंतोष का जनक बताया है या बताया था? तो इंडियन अरेस्ट में कहा है।
वैलेंटाइन्स रोल ने अपनी किस पुस्तक में तिलक को भारतीय असंतोष का जनक बताया था? तो इंडियन अनअरेस्ट में बताया था। अगला प्रश्न है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस एवं लीग के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसे हम लखनऊ समझौता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया था। अगला प्रश्न है संयुक्त प्रांत में वजीर हसन एवं राजा महमूदाबाद के नेतृत्व वाली पार्टी कौन सी थी? तो यंग पार्टी थी। संयुक्त प्रांत में वजीर हसन और राजा महमूदाबाद के नेतृत्व वाली पार्टी यंग पार्टी थी। अगला प्रश्न है अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास कब लिया था? अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास 1910 में लिया था। अगला प्रश्न है अरविंद घोष ने अपना आश्रम कहाँ बनाया था? अरविंद घोष ने अपना आश्रम पांडिचेरी में बनाया था। अगला प्रश्न है मांडले जेल से 6 साल की लंबी सज़ा काटने के उपरांत तिलक भारत कब लौटे? तो 16 जून 1914 को लौटे। अगला प्रश्न है मांडले जेल में तिलक ने किस मराठी ग्रंथ की रचना की थी? मांडले जेल में तिलक ने गीता रहस्य की रचना की थी और ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। गीता रहस्य की रचना किसने की थी? तिलक ने की थी और ये मांडले जेल के कारागार काटने के दौरान की थी। अगला प्रश्न है ओरायन तथा द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास की रचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो अपनी इस जेल के दौरान या सज़ा काटने के दौरान तिलक ने बहुत सारी रचनाएं की, जिसमें प्रमुख हैं गीता रहस्य, ओरायन और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। अगला प्रश्न है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना कब की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना 1918 में की थी। अगला प्रश्न है बहिष्कार का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बहिष्कार का प्रस्ताव कृष्ण कुमार मित्र ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है बहिष्कार का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने किया था? बहिष्कार प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो सिस्टर निवेदिता ने किया था। बहिष्कार का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो कृष्ण कुमार मित्र ने, और इस प्रस्ताव का समर्थन किया था सिस्टर निवेदिता ने। अगला प्रश्न है 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाने का प्रस्ताव रामेंद्र नाथ त्रिवेदी ने दिया था और राखी दिवस मनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है विदेशी वस्तुओं का प्रयोग गौ हत्या के बराबर है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था सिस्टर निवेदिता ने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्रश्न पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।